हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं कुछ लाइनों के साथ। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को क्या कर देता है? सफल बना देता है। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2023 में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। जो अमेरिका है और यहाँ से रक्षा मंत्रालय ने किसकी प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीदने की क्या दी है? मंजूरी दी है। जो फ्रांस है यहाँ से राफेल, क्या राफेल। जो जापान है इसकी सहायता से भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। क्या? बुलेट ट्रेन। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। अल कायदा प्रमुख जल जवाहिरी 2022 में को मारने के लिए, किसको मारने के लिए? अल जवाहिरी को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन को भारत खरीदे जाने का क्या किया? फैसला किया है। किसने? भारत ने। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 31 सशस्त्र ड्रोन MQ-9 प्रीडेटर की खरीद को मंजूरी दी है। यह ड्रोन भारतीय सशस्त्र बल की तीनों शाखाओं, जो ये ड्रोन है ये भारतीय सशस्त्र बल की तीनों शाखाओं वायुसेना, थल सेना और नौसेना को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो हमारी भारतीय सशस्त्र बल की तीनों शाखा है, वायुसेना, थल सेना और नौसेना को दिया जाएगा। एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इस ड्रोन को हंटर किलर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये ड्रोन है इसे हंटर किलर ड्रोन के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। 31 MQ-9 प्रीडेटर्स की कीमत क्या है? इसकी कीमत के बारे में समझ लेते हैं यहाँ से। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह डील 3 अरब डॉलर की। किसके मुताबिक? मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह डील 3 अरब डॉलर की है। भारतीय रुपयों में यह रकम करीब 24,570 करोड़ रुपए है। कितनी है? 24,570 करोड़ रुपए। तो आज की हमारी क्लास थोड़ी लंबी होगी। इसका क्वेश्चन होगा 40, पूरे वीक का रिवीजन चलेगा इस क्लास में। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य यूटी में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदला है? नया नाम क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली। जो दिल्ली केंद्र सरकार है उसने, और जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है इसका नाम क्या किया है? चेंज कर दिया है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी अब प्रधानमंत्री, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जानी जाएगी। पहले क्या था? पहले था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो राजनाथ सिंह ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के वाइस चेयरमैन है। जो राजनाथ सिंह है वो क्या है? इसके वाइस चेयरमैन है और प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन है। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो क्या है? इस लाइब्रेरी इस मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के वाइस चेयरमैन है और प्रधानमंत्री क्या है? इसके चेयरमैन है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि यहाँ सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय का क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। संग्रहालय में पहले से ही कुछ अन्य प्रधानमंत्रियों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रदर्शन है। नेहरू पर प्रदर्शन क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रदर्शन है। तो आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जो एशिया कप 2023 है इसका आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगह पे किया गया है। किसका? एशिया कप 2023 का आयोजन। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। किसके तहत? हाइब्रिड मॉडल के तहत कहां पर खेला जाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका में। कुल कितने मैच होंगे इसमें? 13 मैच होंगे, जिसमें 4 मैच पाकिस्तान के और 9 मैच किसके होंगे? श्रीलंका के। कुल कितने मैच होंगे इसमें? 13। 4 मैच कहां पर? पाकिस्तान में, 9 मैच श्रीलंका में होंगे। कहां पर? श्रीलंका में। हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि मैच एक से ज्यादा देशों में खेले जाएंगे। जो हाइब्रिड मॉडल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये मैच है वो एक से ज्यादा देशों में खेले जाएंगे। कितने? एक से ज्यादा देशों में खेले जाएंगे। तो क्या था इसका विवाद? तो इसका जो इस पर विवाद था उसे समझ लेते हैं यहाँ से हम। पाकिस्तान को एशिया कप 2023 की मेजबानी करनी थी। जो हमारा पाकिस्तान है इसे क्या करनी थी? एशिया कप 2023 की मेजबानी करनी थी, लेकिन बीसीसीआई वहां अपनी टीम भेजने को तैयार नहीं था। कौन? बीसीसीआई अपनी जो टीम है उसकी बीसीसीआई की वो वहां पर भेजने के लिए क्या नहीं था? तैयार नहीं था। इसी वजह से इस टूर्नामेंट को दूसरे देश में कराने की चर्चा थी। इसीलिए इस जो ये टूर्नामेंट था इसको दूसरे देश में कराने की क्या थी? चर्चा थी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के मेजबानी अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। जो पाकिस्तान था वो क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के जो मेजबानी अधिकार थे उन्हें छोड़ने के लिए क्या नहीं था? तैयार नहीं था। कौन? पाकिस्तान। इसके परिणाम स्वरूप टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत किया जा रहा है। किसके तहत? हाइब्रिड मॉडल के तहत। जो हाइब्रिड मॉडल है वो तो समझ आ ही गया होगा कि एक से ज्यादा देशों में खेले जाएंगे। जो मैच एक से अधिक देशों में खेले जाते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है? हाइब्रिड मॉडल। तो आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्पेस चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? कौन सी विश्व स्पेस चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा मिस्र। क्या होगा? मिस्र। जो मिस्र है इसने क्या जीता? विश्व स्पेस चैंपियनशिप 2023। जो ऑस्ट्रेलिया है इसने T20 वीमेन वर्ल्ड कप। T20 वीमेन वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने 2022 का। कब का? 2022। जो इंग्लैंड है इसने T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ये इंग्लैंड ने। जो अर्जेंटीना है इसने फीफा 2022 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। मिस्र ने स्पेस चैंपियनशिप फिर जीत ली है। किसने? मिस्र ने चेन्नई में फाइनल में मलेशिया को 2 या 1 रन से हराया है। मलेशिया को रजत पदक मिला है। जो मलेशिया उसे क्या मिला है? रजत पदक। तीसरा स्थान संयुक्त रूप से मेजबान भारत और जापान को प्रदान किया गया। जो तीसरा स्थान है वो किसको? संयुक्त रूप से भारत और जापान को प्रदान किया गया है। 13 जून से शुरू हुई चैंपियनशिप में 8 देशों ने हिस्सा लिया। जो ये चैंपियनशिप है कब से शुरू हुई? 13 जून से। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? 8 देशों ने। कितने ने? 8 देशों ने। तो ये है मिस्र। क्या है? इजिप्ट। यानी मिस्र की राजधानी क्या है? काहिर। क्या है? काहिर। और तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? किसकी शुरुआत? सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो इसका राइट आंसर होगा ढाका। क्या होगा? ढाका। जो ढाका है इसमें क्या किया है? विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की है? ढाका। जो विश्व बैंक है इसके जो अध्यक्ष है वो है अजय बल्ला। कौन है? अजय बल्ला।
विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। कितनी? 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना क्या की है? शुरू की है। यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों उच्च जोखिम वाले राजमार्गों यानी दुर्घटनाओं को कम करने का मदद करेगी। किसको? उच्च जोखिम वाले राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने में क्या करेगी? मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए बांग्लादेश के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, जो बांग्लादेश है इसके कितने? 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? गाजीपुर एलंगा N4 और नटोर नवाबगंज N6 को चुना गया है। किसको चुना गया है? गाजीपुर एलंगा N4 और नटोर नवाबगंज N6 को क्या किया गया है? चुना गया है। तो आज का हमारा 6 क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा 17 जून। क्या होगा? 17 जून। जो 12 जून है इसको बाल श्रम निषेध दिवस क्या मनाया गया है? बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को मनाया गया है रक्तदान दिवस। क्या मनाया गया है? रक्तदान दिवस। 18 जून को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में उन जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रत्येक वर्ष 17 जून को क्या मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। जो इसकी थीम है वो है हर लैंड हर राइट्स। क्या है 2023 की थीम? हर लैंड हर राइट्स। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है? किसका? राजा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में। जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर दुर्गा पूजा क्या प्रसिद्ध है? दुर्गा पूजा। जो गुजरात है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। क्या? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। जो महाराष्ट्र है यहाँ पर दही हांडी। क्या? दही हांडी। राजा या राजक पर्व या मिथुन संक्रांति भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला नारित्व का 3 दिवसीय त्योहार है। ये किसका? नारित्व का ये कितने दिन का त्योहार है? 3 दिवसीय। इस अवसर पर लोग पारंपरिक व्यंजनों को पकाकर पान का स्वाद लेते हैं। किसका? पान का। और परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर क्या खेलते हैं? कार्ड। क्या खेलते हैं? कार्ड खेलकर और अन्य खेलों का क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। त्योहार के पहले दिन को पाहिली राजा, जो इस त्योहार का पहला दिन होता है उसे क्या बोला जाता है? पाहिली राजा। जो त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है, जो इस त्योहार का पहला दिन है उसे बोला जाता है पाहिली राजा। जो क्या है? त्योहार का शुरुआत का मतलब प्रतीक है, जिसमें लोग त्योहार के लिए सभी प्रकार की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? सभी प्रकार की तैयारी करते हैं। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? ब्रिटेन ने जैन मैरियट किसके? जैन मैरियट को जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। क्या होगा? पाकिस्तान।
यूनाइटेड किंगडम ने वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को पाकिस्तान में अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। किसने किया? यूनाइटेड किंगडम, जिससे वह इस्लामाबाद में पहली महिला ब्रिटिश दूत बन गई। कहां पर? इस्लामाबाद में पहली महिला ब्रिटिश दूत बन गई है। इस नियुक्ति से पहले 47 वर्षीय जैन मैरियट सितंबर 2019 से केन्या में उच्चायुक्त थी। कहां पर थी इससे पहले? 2019 से केन्या में क्या थी? उच्चायुक्त थी। वह डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की जगह लेगी। किसकी? डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की जगह लेंगी, और जिन्होंने दिसंबर 2019 से दूत के रूप में सेवा देने के बाद जनवरी में क्या किया? पाकिस्तान छोड़ दिया था। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने क्या कर दिया था? दिसंबर 2019 से पाकिस्तान को क्या किया था? छोड़ दिया था। तो आज का हमारा 9 क्वेश्चन है, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या में कितनी वृद्धि होने का दावा किया गया है? सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या में कितनी वृद्धि होने का दावा किया गया है? तो इसका राइट आंसर बता रहा है, इसका राइट आंसर होगा 164। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 164। इसके बारे में समझ लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह संस्था हथियारों के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े जारी करती है। जो ये संस्था है हथियारों के बारे में क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े जारी करती है। इसके आंकड़े दुनिया भर में विश्वसनीय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? दुनिया भर में विश्वसनीय माने जाते हैं। सिप्री, जो सिप्री है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्टॉकहोम, स्वीडन। कहाँ पर है? स्टॉकहोम, स्वीडन। जो सिप्री है इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में परमाणु हथियार, जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है? स्टॉकहोम, स्वीडन। तो वर्ष 2023 में कितने? 164, और वर्ष 2022 में 160, वर्ष 2021 में कितने? 156। हालांकि भारत ने कोई परमाणु हथियार तैनात नहीं किया। हालांकि भारत ने क्या? कोई भी परमाणु हथियार क्या नहीं किया? तैनात नहीं किया। इसका मतलब है कि परमाणु हथियारों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उन्हें तैनात नहीं किया गया। जो इसका मतलब है, मतलब परमाणु हथियारों की क्या हुई है? संख्या में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन उन्हें तैनात नहीं किया गया है। परमाणु हथियारों को लेकर भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इसका मतलब है कि हम उन्हें पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इसका मतलब क्या है? हम मतलब उन हथियारों को पहले क्या नहीं करेंगे? इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस देश में सहमति से संबंध की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 साल की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जापान। क्या होगा? जापान। जो जापान है इसमें मतलब सहमति से संबंध की उम्र 13 साल से कितनी कर दी गई है? 16 साल कर दी गई है। जापान के सेक्स क्राइम लॉ में बड़ा बदलाव किया गया है, और यहाँ पर उम्र बढ़ाने के लिए नया कानून पारित किया गया है। ये नए कानूनों के मुताबिक बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने को मतलब क्या माना जाएगा? रेप माना जाएगा। अब तक यहाँ सिर्फ जबरदस्ती संबंध बनाने को ही रेप के दायरे में रखा जाता था। इसके अलावा कानूनी तौर पर सहमति की उम्र को 13 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 16 साल कर दिया गया है। तो आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत। जो जर्मनी है इसने FIH 2022 जीता है। किसने? जर्मनी ने। जो इंग्लैंड है इसने T20 मैन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? इंग्लैंड ने। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत ने 2023 इंटर
इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? किसने जीता है? भारत ने 18 जून को भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, कहाँ पर? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में लेबनान को हराया है। किसको हराया है? लेबनान को। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सक्रिय खिलाड़ियों में छेत्री तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी है कौन? छेत्री। केवल पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी से पीछे है। किससे पीछे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल। यह कप का तीसरा संस्करण था। ये क्या था? कप का तीसरा संस्करण था जो 9 से 18 जून 2023 तक आयोजित किया गया था और टूर्नामेंट में 4 देशों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में कितने देशों ने हिस्सा लिया? 4 देशों ने। इसे 2018 में नेहरू कप के प्रतिस्थापन के रूप में लॉन्च किया गया था। किसके रूप में? नेहरू कप के प्रतिस्थापन के रूप में लॉन्च किया गया था। तो आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, 2021 का गांधी साथी पुरस्कार किसे दिया गया है? 2021 का गांधी साथी पुरस्कार है, ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। किसको? गीता प्रेस गोरखपुर को। 2020 का दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। 2020 जो गीतांजलि श्री है इन्हें टॉम ऑफ सेंट के लिए। किसके लिए? टॉम ऑफ सेंट के लिए। दो 2021 का गांधी साथी पुरस्कार किसे दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए गीता प्रेस के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। इसने 14 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की। कितनी भाषाओं में? 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भागवत गीता शामिल है। किसमें? श्रीमद् भागवत गीता में क्या है शामिल? कितनी? 16 करोड़ से अधिक। गांधी साथी पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। इसे सरकार ने 1995 में शुरू किया था। कब किया था? 1995 में। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। जो ये पुरस्कार है इसमें क्या दिया जाता है? 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। तो आज का 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम से पहले 21 जून को जबलपुर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 18 जून 2023 को भोपाल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का क्या उद्घाटन किया है? किसने? राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया है। यह पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। ये पहली बार क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2016 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था?
एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया था। और इसके बारे में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। ग्यारह दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिन्हित करने के क्या किया था? संकल्प को अपनाया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इस 2023 की थीम क्या है? मानवता। क्या है? मानवता है। तो आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सैटरडे फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया। जो केन्या है इसका है टाइफा फर्स्ट सैटेलाइट, और जो तुर्की है इसका सैटेलाइट है टैफून। क्या है? टैफून। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने इंडोनेशिया के नए संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में तैनात कर दिया गया है। जकार्ता पोस्ट के अनुसार $550 मिलियन अंतरिक्ष यान देश में कनेक्टिविटी समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कल्पना की गई है। स्कूलों, क्षेत्रीय सरकारी कार्यालयों और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित 150,000 सार्वजनिक सुविधाओं को मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। तो आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बना है? कौन सा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये किसका 7वां टाइगर रिजर्व बना है? मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा रवि सिन्हा। क्या होगा? रवि सिन्हा। जो रवि सिन्हा है क्या बने हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के क्या बने हैं? नए प्रमुख। उन्नीस जून को वरिष्ठ IPS अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी लॉ का नया क्या चुना गया है? प्रमुख नियुक्त किया गया है। सिन्हा सामंत कुमार गोयल का स्थान लेंगे। किसका? सामंत कुमार गोयल का स्थान लेंगे, जो 30 जून 2023 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। क्या है ये? भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। तो आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने जो जेल है जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुधार गृह। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है? जेलों के नाम को क्या कर दिया गया है? सुधार गृह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को नया कारागार अधिनियम तैयार करने का क्या दिया है? निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ, ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा 20 जून। क्या होगा? 20 जून। जो 20 जून है इसको क्या मनाया गया है? विश्व शरणार्थी दिवस। जो 14 जून है इसको मनाया जाता है रक्तदान दिवस, और 17 जून को विश्व सूखा मरुस्थल क्या मनाया गया है? विश्व सूखा मरुस्थल दिवस। दुनिया भर के शरणार्थियों को सम्मान देने के लिए हर साल 20 जून को क्या मनाया गया है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिन शरणार्थियों की दुर्दशा को समझने और उनके जीवन के निर्माण में उनके लचीलेपन को पहचानने का एक प्रयास है। विश्व शरणार्थी दिवस 2023 की थीम है घर से दूर आशा। क्या है इसकी थीम? घर से दूर आशा। तो आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, और 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? जो 37वें राष्ट्रीय खेल है उनकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। जो गोवा है वो 37वें राष्ट्रीय खेलों की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे उनकी मेजबानी किसने की थी? गुजरात में। जो मध्य प्रदेश है इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा एडिशन? 5वां एडिशन कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कौन से गेम्स का 30वां संस्करण। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा जो संस्करण हुआ था? 30वां संस्करण। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आगामी 37 राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का अनावरण किया है। तो इसका शुभंकर है वो क्या है? होगा। और राष्ट्रीय खेलों के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। भारतीय खेल मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ओलंपिक और एशियाई खेलों के आयोजन वाले वर्षों को छोड़कर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हर 2 साल में किया जाएगा। कितने साल में किया जाएगा? हर 2 साल में किया जाएगा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के क्या है? अध्यक्ष हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली पर। तो आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्ध पोत उपहार में देने की घोषणा की है? जो भारत है उसने वियतनाम को कौन सा युद्ध पोत उपहार में देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा INS कृपाट। क्या होगा इसका राइट आंसर? INS कृपाट। जो भारत है उसने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत दिया है? INS कृपाट। भारतीय रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान गियांग, क्या नाम है इनका? फान वान गियांग ने 18 और 19 जून को दिल्ली में क्या किया? द्विपक्षीय वार्ता की। कौन सी वार्ता की? द्विपक्षीय वार्ता। किसने? भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उन्होंने और वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान गियांग ने क्या किया है? 18 और 19 जून को दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच रक्षा, सुरक्षा और समुद्री संबंधों सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर क्या हुई? चर्चा हुई। बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को युद्धपोत यानी INS कृपाट उपहार में देने की घोषणा की है। तो यहाँ से वियतनाम के बारे में समझ लेते हैं। जो वियतनाम है इसकी राजधानी क्या है? हनोई। और राष्ट्रपति है यहाँ के बो वन थोंग। कौन है? बो वन थोंग। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो है फाम मिनचिन। कौन है? फाम मिनचिन। मुद्रा है यहाँ के वियतनामी डोंग। क्या है? वियतनामी डोंग। तो आज हमारा 21वां क्वेश्चन है, किस भारतीय विमानन कंपनी ने एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिगो। क्या होगा? इंडिगो। जो भारतीय विमानन कंपनी ने एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है वो कहाँ पर? इंडिगो।
तो इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके साथ ही इंडिगो एक बार इतना बड़ा ऑर्डर देने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। जो इंडिगो है वो क्या बन गई है? दुनिया की पहली एयरलाइन। इन विमानों की डिलीवरी 2030 से 2035 के बीच होने की उम्मीद है। कब से कब तक? 2030 से 2035 तक। वाणिज्यिक विमानन इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इंडिगो से पहले यह रिकॉर्ड एयर इंडिया था। इंडिगो से पहले ये जो वो है रिकॉर्ड किसके नाम था? एयर इंडिया के नाम था। एयर इंडिया ने फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने फरवरी 2023 में 470 विमानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील यानी साइन की थी। क्या की थी? साइन की थी। लेकिन अब इंडिगो ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब ये रिकॉर्ड किसने? इंडिगो ने अपने नाम कर लिया है। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन है और G20 को G21 में बदलने के लिए पीएम मोदी ने किस एसोसिएशन को सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? G20 को G21 में बदलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किस एसोसिएशन को सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीकी संघ। क्या होगा? अफ्रीकी संघ। जो ब्रिक्स हैं ये होस्ट होंगे साउथ अफ्रीका। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। जो आसियान है ये इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में होस्ट होने वाले हैं। जो SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पर होस्ट होने वाले हैं? ये भारत में होस्ट होने वाले हैं। कहाँ पर? भारत में। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में G20 के नेताओं को पत्र लिखकर किसको? G20 के नेताओं को पत्र लिखकर अफ्रीकी संघ को सदस्य के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। अगर G20 सदस्य देश इस पर राजी हो जाते हैं तो G20 बन सकता है। अगर जो ये देश है क्या हो जाएंगे, मतलब राजी हो जाएंगे, तो जो G20 है वो क्या बन सकता है? G20 बन सकता है। इससे पहले जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इससे पहले जनवरी 2023 में क्या वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के बाद भी इस मामले पर चर्चा हुई थी। G20 समिट भारत में होनी है। जो G20 समिट है कहाँ पर होनी है? भारत में होनी है। भारत G20 का अध्यक्ष है। जो भारत है वो क्या है? G20 का अध्यक्ष है। वर्तमान में अफ्रीकी महाद्वीप से केवल एक देश दक्षिण अफ्रीका G20 का सदस्य है। जो अफ्रीकी महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, वहां से केवल देश एक देश है। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। वो जो क्या है? G20 का सदस्य देश है। कहाँ का? ये अफ्रीकी महाद्वीप का। तो आज का हमारा 23वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 21 जून को। कब? 21 जून को। तो 20 जून को क्या मनाया गया है? विश्व शरणार्थी दिवस। क्या? विश्व शरणार्थी दिवस। और 17 जून को मनाया गया है मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं हम। जो दरअसल 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म संक्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। 2015 से दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये दुनिया भर में कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 2015 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का क्या किया, नेतृत्व किया? किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का क्या किया, नेतृत्व किया। थीम है इसकी, जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है उसकी 2023 की जो थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। क्या है? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, जो ये क्या है 2023 की थीम है। तो आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, कौन सी यात्रा? रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। जो तमिलनाडु है यहाँ पर जलीकट्टू। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जलीकट्टू। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में, जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है ये कहां पर? उड़ीसा के पुरी शहर में मनाए जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। इसका एक समृद्ध इतिहास है जो सदियों पुराना है। जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है इसका जो उड़ीसा के कहां पर मनाया जाता है? पुरी शहर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। क्या है? वार्षिक त्योहार है। इसका एक समृद्ध इतिहास है जो सदियों पुराना है। इसका एक समृद्ध क्या है? इतिहास है जो क्या है? सदियों पुराना। माना जाता है कि इस त्योहार की उत्पत्ति तब हुई थी जब भगवान जगन्नाथ की बहन, किसकी? भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा ने पुरी जाने की इच्छा व्यक्त की। किसने? भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की? पुरी जाने की इच्छा व्यक्त की। तो आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? पनामा में भारत का पहला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सुमित सेठ। किसको? सुमित सेठ को। जो प्रवीण सूद है ये है सीबीआई के अध्यक्ष महानिदेशक। किसके? सीबीआई के। जो रवि सिन्हा है ये तो अभी हमने समझे थे RAW रॉ के। जो नितिन अग्रवाल है ये BSF के। किसके? BSF के। तो ये है पनामा। ये क्या है? पनामा। इसके नॉर्थ में है नॉर्थ अमेरिका और साउथ में क्या है? साउथ अमेरिका। तो आज हमारा 26वां क्वेश्चन है, अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा नुसरत चौधरी। जो नुसरत चौधरी है वो क्या बनी है? पहली मुस्लिम महिला संघीय जज। कौन बनी है? नुसरत चौधरी। तो आज का हमारा 27वां क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी 2022 पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा गंजम उड़ीसा। क्या होगा? गंजम उड़ीसा। अगर बात जिले की है यहाँ पर, तो अगर राज्य की बात हो तो वो कौन क्या है? मध्य प्रदेश, MP। जो मांडा है इसे फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। क्या घोषित किया गया है? फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों का उद्देश्य पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना। जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ किसको दिया गया है? चंडीगढ़ को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किसको दिया? भदाद्री कोठागुडेम यानी तेलंगाना में। मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया है? आकाशवाणी गुवाहाटी को। किसको? आकाशवाणी गुवाहाटी को। तो आज का हमारा 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? किसको? समलैंगिक विवाह को
बैद बनाने वाला जो पहला बाल्टिक देश है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा एस्टोनिया। क्या होगा? एस्टोनिया। हाल ही में एस्टोनिया देश ने समलैंगिक विवाह को क्या किया है? को मंजूरी दी है और ऐसा करने वाला वह पहला बाल्टिक देश बन गया है। नया कानून 2024 में प्रभावी होगा। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि 53% एस्टोनियाई समान लिंग विवाह का समर्थन करती है, जबकि एक दशक पहले यह आंकड़ा 34% था। हालांकि कई लोग अभी भी समलैंगिकता को अस्वीकार मानते हैं, जिसमें जातीय रूसी अल्पसंख्यक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, जो देश की आबादी का एक चौथाई हिस्सा बनाता है। क्या बनाता है? देश की आबादी का एक चौथाई हिस्सा बनाता है। समलैंगिक विवाह क्यों, मतलब समलैंगिक विवाह को यहाँ पर क्यों मान्यता दी गई है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सरकार के अनुसार एस्टोनियाई LGBTQ प्लस समुदाय के आधे लोगों ने हाल ही में उत्पीड़न का अनुभव किया है। किसका? उत्पीड़न का अनुभव किया है। तो आज का हमारा 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रियोरको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जो पेट्रियोरको है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फिनलैंड के। कहाँ के? फिनलैंड के। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। फिनलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता यानी पेट्रियोरको को संसद ने देश का प्रधानमंत्री चुना है। किसने चुना है? संसद ने। ओरोको के एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेगी। जो ओरोको है वो क्या करेंगे? एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसमें धुर की दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी सहित 4 दल शामिल होंगे, और जिसमें धुर दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी के क्या होंगे? सहित 4 दल क्या होंगे? शामिल होंगे। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। जो फिनलैंड है वो क्या है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड में दुनिया प्रति व्यक्ति सबसे अधिक फिनलैंड में शिक्षा और साक्षरता का एक लंबा इतिहास है। जो फिनलैंड है इसमें शिक्षा और साक्षरता का क्या है? एक लंबा इतिहास है। फिनलैंड पर्यावरण संरक्षण में क्या रहा है? अग्रणी रहा है। तो यहाँ से फिनलैंड के बारे में समझ लेते हैं। जो फिनलैंड है इसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। और जो मुद्रा है यूरो है। क्या फिनलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। तो आज का हमारा 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिकता यानी लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? किसमें? वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड। क्या होगा? आइसलैंड। जो आइसलैंड है वो किस पर टॉप पर रहा है? वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में टॉप पर रहने वाला देश कौन है? आइसलैंड। तो अभी अभी हमने देखा था जो फिनलैंड है वो किस पे? हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला देश कौन बना है? और इसमें हमारे भारत की रैंकिंग क्या रही है? 126वीं। नॉर्वे किस पर है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर टॉप पर रहने वाला देश कौन है? नॉर्वे। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? इसमें भारत की रैंकिंग रही है 161वीं। क्या रही है? 161वीं। इसके बारे में समझ लेते हैं। लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में 127वें स्थान पर, मतलब इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? 127वीं। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है। कितने स्थान का? 8 स्थान का सुधार हुआ है। इस सूचकांक में पाकिस्तान का 142वां, जो पाकिस्तान है उसका कौन सा स्थान रहा है? 142वां। बांग्लादेश का 59वां, चीन का 107वां, नेपाल का 116वां, श्रीलंका का 115वां और भूटान का 103वां स्थान रहा है। आइसलैंड का लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। कितने सालों से? 14 साल से।
तो आज का हमारा 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी यूनिवर्सिटी कैंप्स में होली मनाने में क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है उसने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या किया, होली लगाने पर, सॉरी होली मनाने पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है। किसने, पाकिस्तान ने। तो यहाँ से समझ लेते हैं, पाकिस्तानी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में होली मनाने पर क्या कर दी है, रोक लगा दी गई है। कहाँ पर, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग के इस फैसले को अल्पसंख्यकों पर क्या है, निशाना करार दिया जा रहा है। और आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय या कॉलेज के कैंपस में इस्लामिक मूल्यों के खत्म होने से जुड़ी कई तरह की गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। यह काफी दुख की बात है। इस तरह का एक उदाहरण हिंदू त्योहार होली है। इसकी वजह से देश की छवि पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही आयोग ने विश्वविद्यालय में एवं कॉलेजों में क्या, होली मनाने पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। तो आज का हमारा 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, कौन सा मंदिर, रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा बिहार। क्या होगा, बिहार। जो बिहार है इसमें दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा मंदिर, रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में राम जानकी पंथ यानी NH 2271 के किनारे विराट रामायण मंदिर निर्माण की नींव पड़ चुकी है। कहाँ पर, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, विराट रामायण मंदिर। ये विश्व का कैसा मंदिर होगा, सबसे बड़ा मंदिर होगा। विराट रामायण मंदिर में भगवान राम के साथ साथ श्री कृष्ण भी विराजेंगे। भगवान राम के साथ साथ कौन, श्री कृष्ण भी। साथ ही यहाँ विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। किसकी, शिवलिंग की भी स्थापना की जाएगी। रामायण मंदिर का निर्माण पटना महावीर मंदिर के द्वारा कराया जा रहा है। किसके द्वारा कराया जा रहा है, पटना महावीर मंदिर के द्वारा कराया जा रहा है। इसका यहाँ भूमि पूजन वर्ष 2012 में किया गया था। यहाँ पर जो भूमि पूजन वर्ष है वो कब किया गया था, 2012 में। तो आज का हमारा 33वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा, सलमान रुश्दी। क्या होगा, सलमान रुश्दी। जो सलमान रुश्दी है उन्हें किससे सम्मानित किया गया है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से। तो आज का हमारा 34वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। किसको, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को किसे सम्मानित किया गया है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। तो यहाँ से समझ लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 में। कब हुई थी, 1894 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, लासिन, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक। कौन है, थॉमस बाक। तो आज का 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा स्वामीनाथन जानकी रमन। किसने संभाला है, स्वामीनाथन जानकी रमन। जो RBI के गवर्नर है फिलहाल में वो है शक्तिकांत दास। जो प्रवीण सुमुदा ये है CBI के महानिदेशक। किसके, CBI के। जो रवि सिन्हा है ये रॉ
रॉकेट। तो यहाँ से समझ लेते हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन को सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए, कितनी साल की अवधि के लिए, 3 साल की अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, जो महेश कुमार, किसका, महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे। और केंद्रीय बैंक में उनका कार्यकाल ज्वाइन करने की तारीख से 3 वर्षों के लिए होगा। कितने वर्षों के लिए होगा? 3 वर्षों के लिए। तो आरबीआई के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो आज का 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूरॉन इंडिया यानी 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? न्यूरॉन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन बनी है सबसे मूल्यवान कंपनी? और रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज का 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा वियना। जो वियना है वो क्या बना है? सबसे रहने योग्य शहर बना है। जो दिल्ली है वो सीसीटीवी कैमरे से सबसे तेज निगरानी रखने वाला शहर कौन है? दिल्ली। जो कोपेनहेगन है ये सेफ सिटी इंडेक्स में मतलब टॉप पे रहने वाला शहर है कौन? कोपेनहेगन। इसमें भारत के कितने शहर शामिल है? 5। बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई भी सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में है। नई दिल्ली और मुंबई ने 141वां स्थान हासिल किया है। चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु क्रमशः 144वें और 147वें और 148वें स्थान पर है। कौन? चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो यहाँ से आज का हमारा 38वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है ये कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा 23 जून। क्या होगा? 23 जून। तो आज का हमारा 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर उत्तर भारत का पहला इस्कॉन बैंक खोला गया है? जो इस्कॉन बैंक है ये कहां पर खोला गया है? ये खोला गया दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। आज का हमारा 40वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा रूबी सिन्हा। कौन बनी है? रूबी सिन्हा।